Hello everyone, good morning to all of you and welcome you all in बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमने एक सीरीज स्टार्ट की है वोकेबलरी स्पेशल की। 2 इंट्रोडक्शन के लेक्चर मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम अल्फ़ाबेटिकली ए से जेड तक डेली नए नए वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो सारे वर्ड आपके वही है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उन्हें हम समझना स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। पहले हम एक वर्ड देखेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, रूट वर्ड। तो पहले हम उससे रिलेटेड जितने भी रूट वर्ड बनते हैं उन्हें समझेंगे, फिर एक एक वर्ड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, आज सबसे पहले मैं आपके लिए वर्ड क्या लेके आया हूँ, अल्फ़ाबेट ए से मैंने बोला था, तो पहला वर्ड भी आपका ए ही है। एक रूट है आपका ए। अब देखो ये क्या चीज़ है, पहले समझने की कोशिश करना। इस ए का जो मतलब होता है, ए का मतलब या तो पहले मैं कह दूँ क्या होता है, नेगेटिव, या मैं कह दूँ इसका कहीं ना कहीं सेंस क्या आता है, विदाउट का। क्या चीज़ लिखी है मैंने, विदाउट का सेंस। विदाउट का सेंस इन द सेंस क्या है, जिन भी वर्ड्स के साथ ये प्रीफिक्स होता है। अब देखो याद करो, मैंने आपको समझाया था प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। जो वर्ड के आगे लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो जिन भी वर्ड्स के साथ हम ए आगे प्रीफिक्स करते हैं उस वर्ड का कहीं ना कहीं मतलब विदाउट का सेंस निकलता है, या फिर मैं कह सकता हूँ अपोजिट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अपोज में मीनिंग निकलता है। क्लियर? तो अब हम समझते हैं इससे किस तरीके से वर्ड बनते हैं और ये हमें कैसे बेनिफिट करता है एग्जाम में। देखो, जैसे सबसे पहले वर्ड क्या है आपका, अमोरल। क्या है वर्ड, अमोरल। इन एक एक वर्ड के बारे में मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। पहले आपको वर्ड बता रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड बनता है इससे अमोरल, एक बनता है अथीस्ट, इसमें से काफ़ी वर्ड आपने सुने होंगे ऑलरेडी। एक बनता है अटाइपिकल, अनोनिमस, अपैथी, अट्रोपी, और आपका एक बनता है अमोरफोर्स। ये टोटल आपके 7 to 8 वर्ड्स इसके अंदर बनते हैं। इनसे रिलेटेड और भी वर्ड्स है जो मैं इनके साथ साथ आपको समझाऊंगा। क्लियर? चलिए अब एक चीज़ और देखिए, ये चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ या जो चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसकी एक PDF भी बन के आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको एप्लीकेशन पे भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपको बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर का टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो जिसने नहीं ज्वाइन किया है उसे ज्वाइन करो। ये जो PDF यहाँ तैयार होगी, ये PDF आपको वहाँ भी प्रोवाइड होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो इससे मैंने बनाया वो क्या था, अमोरल। अब समझते हैं अमोरल है क्या। देखो, इसमें एक मॉरल वर्ड आपने सुना है। मॉरल हम सुनते हैं, मॉरलिटी जो होती है, ठीक है, नैतिकता जो हम कहते हैं, ठीक है, डिसेंट पर्सन जो होता है, बहुत अच्छा इंसान। अब मोरल के आगे मैंने अ लगा दिया तो ये मोरल का विदाउट बन गया। मतलब क्या हो गया, अपोजिट वर्ड बन गया। अमोरल का मतलब जो पर्सन मॉरल नहीं होता। पर अब थोड़ा सा समझना, एक्चुअली में अमोरल क्या होता है, एक वो पर्सन जो नीदर मोरल नॉर इमोरल। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस वर्ड को, इंपॉर्टेंट है और अच्छा वर्ड है समझना। देखो, मैंने लिखा है अमोरल वो पर्सन होता है जो ना तो मोरल होता है ना इमोरल होता है। अब ये क्या चीज है, देखो, मॉरल का मतलब क्या होता है, डिसेंट पर्सन। डिसेंट यानी बहुत अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान। तो इमोरल इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनडिसेंट, या मैं इसको कहता हूं डिसऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, जो बेईमान इंसान होता है। पर अब अमोरल क्या हो गया, एक वो पर्सन जो ना ईमानदार से मतलब है उसको, ना बेईमानी से मतलब है, इन दोनों से परे है, जिसको हिंदी में हम नीतिहीन पर्सन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अमोरल। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं एक आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। उसका रीजन भी क्या है, वो डेफिनेशन आपके एज इट इज एग्जाम में 1 वर्ड में आ चुकी है। देखिए, मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ इसकी, एक्चुअली में आप इसको समझ पाओगे। अमोरल का मतलब होता है अनकंसर्न्ड अबाउट द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ समथिंग। क्या लिखा है भाई मैंने, समझने की कोशिश करो। अनकंसर्न्ड अबाउट द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ समथिंग। एक ऐसा पर्सन अनकंसर्न जिसको कोई परवाह ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई मतलब ना हो किससे, किसी भी चीज के सही होने से या गलत होने से, इन दोनों से कोई मतलब ना हो, इन दोनों से परे इंसान हो, उसे हम क्या कहते हैं, अमोरल इंसान।
अब समझ में आया चीज़ क्या है? इसीलिए इसको कहा था ना मोरल है ना इमोरल है, और ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में वन वर्ड में डायरेक्टली पूछी जा चुकी है। तो आप ध्यान रखोगे अमोरल क्या होगा? जिसको ना राइटनेस से मतलब हो ना रॉन्गनेस से मतलब हो। क्लियर? अच्छा चलो एक चीज़ और समझते हैं। अमोरल को हम एक तरह से सेल्फिश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? सेल्फिश पर्सन, क्योंकि जिसको ना सही से ना गलत से मतलब है, मतलब वो सिर्फ किसके लिए जी रहा है? खुद के लिए, उसको खुद से मतलब है, उस पर्सन को हम क्या कह देते हैं? सेल्फिश इंसान। अच्छा अब देखो सेल्फिश अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे रिलेट करते हुए मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैंने वर्ड एक ही लिया है पर मैं उसके कितने रिलेशन बना रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है? जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे मेरे साथ वर्ड्स को तो आप इनको लिंक करना सीखोगे। ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये इसके सिनोनिम हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर अमोरल आता है तो उसका सिनोनिम हम सेल्फिश कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपके वन वर्ड एग्जाम में वन वर्ड कैसे आता है वो आपको समझ में आएगा। एक आधा मैं उसका सिनोनिम बताऊंगा तो एग्जाम में अगर इस सिनोनिम्स में आ गया तो आपको वहां भी समझ में आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है वन वर्ड में ही आए। ठीक है, अब सेल्फिश क्या होता है? सेल्फिश के लिए अगर मैं लिखूं तो वही चीज नॉट शोइंग एनी कंसर्न। ठीक है, एक पर्सन जो कोई भी तरह की चिंता नहीं दिखाता है। ठीक है, जिसको सिर्फ खुद से मतलब होता है। नॉट शोइंग एनी कंसर्न अबाउट समथिंग और समवन हम कह सकते हैं, जो किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फिश पर्सन। ठीक है, चलिए अब देखो अगर मैं सेल्फिश बता रहा हूँ तो सेल्फिश का एक सिनोनिम और होता है केलस। क्या लिखा है मैंने? केलस। ये भी वही पर्सन होता है जो बहुत हार्ड पर्सन होता है, कठोर इंसान, जिसको कोई सही से गलत से या किसी और से कोई मतलब नहीं होता। सेल्फिश पर्सन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? केलस। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके लास्ट ईयर सीजीएल मेंस के अंदर रिपीट वर्ड है केलस। वहाँ उन्होंने केलस वर्ड दिया था, उसके सिनोनिम में सेल्फिश वर्ड पूछा था। क्लियर हुई चीज़? तो अब आप इनको रिलेट कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका अथीस्ट। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ कही है, मैंने आपको एक ही वर्ड से इतना रिलेशन क्यों बताया? ताकि आपका माइंड खुलने लगे। जैसे जैसे आप वर्ड्स को पढ़ोगे आपका माइंड खुलेगा कि हाँ भाई इससे रिलेट करके ये वर्ड्स भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? अथीस्ट। ये आप सब लोगों ने अच्छे से सुना है। इस अथीस्ट से पहले जरा मुझे थीस्ट के बारे में बताओ। हाँ भाई, थीस्ट सबने सुना है। थीस्ट कौन होता है? एक वो पर्सन जो भगवान में विश्वास रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? थीस्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड। एक वो पर्सन जो भगवान में विश्वास रखता है उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? थीस्ट। अब जैसे मैंने इसके आगे अ लगा दिया तो अभी मैंने समझाया अ का मतलब क्या हो गया? ए लगाते ही विदाउट का सेंस, मतलब एक वो पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसे हम क्या कहेंगे? अथीस्ट। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए? अथीस्ट कौन होगा? वन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? अथीस्ट। क्लियर हुआ चीज? एक वर्ड और इससे हम रिलेट करते हैं। अब यहीं से एक वर्ड और निकल के आता है, एग्नोस्टिक। ये आपके रिपीटिंग वर्ड है एग्जाम का। क्या है वर्ड? एग्नोस्टिक। देखो एक हमने पढ़ा थीस्ट, एक अथीस्ट, और थर्ड क्या आता है? एग्नोस्टिक। थीस्ट हो गया जो विश्वास करता है, अथीस्ट हो गया जो विश्वास नहीं करता। व्हाट अबाउट एग्नोस्टिक? एग्नोस्टिक पर्सन वो होता है वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या लिखा है मैंने? समझो जरा समझो जरा क्या लिखा है मैंने? वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान की एग्जिस्टेंस पे डाउट करता है कि भगवान है या नहीं है, इस चीज पे जो डाउट करता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक पर्सन। ठीक है, तो ये आपके वन वर्ड में आया हुआ एग्जाम में, ध्यान रखना। थीस्ट जो विश्वास करता है, अथीस्ट जो नहीं करता है, एग्नोस्टिक जो कि डाउट करता है उनके एग्जिस्टेंस पे कि है या नहीं है। अब देखो इसको समझाने के लिए बहुत सी चीज़ बताता हूँ मैं। आप में से सबने एक मूवी देखी होगी ओ माई गॉड। हाँ भाई, माइंड में सबके आ रहा होगा, देखिए ओ माई गॉड मूवी के अंदर परेश रावल का रोल था। अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ, उस मूवी में जो परेश रावल था
वो क्या था? वो थीस्ट था, अथीस्ट था या एग्नोस्टिक था? जरा सोच के बताओ। तो आप खुद कहोगे सर वो ना थीस्ट था ना एथीस्ट था, वो क्या था? एग्नोस्टिक पर्सन था उस मूवी में, क्योंकि उसने एक चीज़ कही थी कि मैं सारे धर्मों को मानता हूँ और किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ कि अगर भगवान है तो मेरे सामने आए। तो इससे क्या पता चलता है? वो उनकी एग्जिस्टेंस पे डाउट करता है। उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक। आई होप आपको क्लियर हुई ये चीज़ें। तो देखो, 2 वर्ड से हमने काफ़ी सारा रिलेशन बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट चीज क्या आती है आपकी? अटाइपिकल। अटाइपिकल क्या होता है? अटाइपिकल हम यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है नॉट टाइपिकल या फिर नॉट यूजुअल, या फिर हम कहते हैं एबनॉर्मल। हाँ भाई, क्या कहा है मैंने? अटाइपिकल का मतलब अटाइपिकल का मतलब होता है जब कोई नॉट टाइपिकल, मतलब जो चीज़ एक सीक्वेंस में नहीं होती, प्रॉपर तरीके से नहीं होती, या फिर अनयूजुअल वे में होती है, उसे हम कहते हैं आपका अटाइपिकल, ठीक है। या फिर हम कहते हैं अगर वो एबनॉर्मल है, जिस तरीके से वो प्रोसेस होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? अटाइपिकल। क्लियर हुई चीज़? चलिए इससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द पोस्टल सर्विस डिलीवर्ड द पैकेज विद अ टाइपिकल स्पीड। हाँ भाई, अब आप पढ़ के जरा समझ जाओगे। सेंटेंस को रीड करो, क्या लिखा है मैंने? द पोस्टल सर्विस डिलीवर्ड, पोस्टल सर्विस जो है उसने डिलीवर्ड किया था पैकेज को विद अटाइपिकल स्पीड। अटाइपिकल स्पीड का मतलब क्या हो गया? नॉट यूजुअल स्पीड, मतलब जिस यूजुअल स्पीड से आता है उस स्पीड से वो नहीं आया। अटाइपिकल स्पीड से आया, उसका मतलब क्या है? उनको बहुत डिले कर दिया, जिस टाइम पे आ जाना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा लेट आया है। तो अटाइपिकल स्पीड का मतलब क्या हो गया? जो कि स्पीड यूजुअल नहीं है। यूजुअल स्पीड होती तो सही टाइम पे आता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है आपका अनोनिमस, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी का फेवरेट वर्ड है, ये कई बार यूज हुआ है आपके एग्जाम में। हाँ भाई, क्या होता है अनोनिमस? अनोनिमस का अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो अनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। क्या होता है? गुमनाम। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो अनोनिमस होता है आपका अनआइडेंटिफाई। क्या होता है? अनआइडेंटिफाई, जिसके बारे में हमें पता न हो, गुमनाम। या मैं कह सकता हूँ कोई पर्सन के लिए अगर मैं कहूँ तो डन बाय समथिंग, डन बाय समवन अननोन। क्या लिखा है मैंने? डन बाय समवन अननोन, मतलब कोई काम किसी अननोन पर्सन के द्वारा किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनोनिमस। क्लियर हुई चीज़? अब देखो, मैं धीरे धीरे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताने की कोशिश करूंगा। जैसे जिन वर्ड्स के एंड में OUS आता है वो इन जनरल क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं वो? एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के एंड में OUS आता है इन जनरल उन्हें हम एडजेक्टिव मानते हैं। जिनके एंड में ION, TY, Y इस तरह के वर्ड आते हैं उन्हें हम जनरली नाउन कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए OUS आता है तो ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब ये क्वालिटी है। तो यहाँ क्या क्वालिटी है कि एक ऐसा पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, गुमनाम इंसान। अच्छा चलो, इससे रिलेटेड हम सेंटेंस देखते हैं। देखो, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितने भी वर्ड्स आपको कराऊं उन पे हर एक वर्ड पे एक एक दो दो आपको मैं सेंटेंस बता दूं। उसका रीज़न क्या है? आप वर्ड को ऐसे याद नहीं रख पाओगे, पर अगर आपने उससे रिलेटेड 1 या 2 सेंटेंस अगर पढ़ लिए तो आपके माइंड में बैठ जाता है कि इस तरीके से यूज़ होता है। और आपको याद है, मैंने बताया था याद करने के साथ साथ उसके सेंटेंस में यूज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, जैसे अगर मैं इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बताना चाहूँ तो मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, जैसे द कॉलेज रिसीव्ड एन अनोनिमस गिफ्ट। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने?
द कॉलेज रिसीव्ड एन अनोनिमस गिफ्ट, जो कॉलेज है उसको मिला है, क्या मिला, एक गिफ्ट। कैसा गिफ्ट? अनोनिमस गिफ्ट, मतलब एक ऐसा गिफ्ट मिला है जो गुमनाम है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप शादी में भी जब गिफ्ट आते हैं तो कई बार ऐसे गिफ्ट आते हैं जिसपे स्टिक ही नहीं लगा होता, जिसपे वो जो नेम होता है स्टिकर वो नहीं लगा होता, तो हमें पता ही नहीं चलता है किसने भेजा है। या और अच्छी चीज़, जब शादी के कार्ड आते हैं जो पैसे वाले, कई बार ऐसे कार्ड भी आते हैं जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, अंदर पैसे नहीं होते, होता है ना। या उल्टा भी होता है, अंदर पैसे तो होते हैं पर ऊपर नाम नहीं होता, और जब नाम नहीं होता तो उसको हम क्या कहेंगे? अनोनिमस, मतलब वो गुमनाम है। क्लियर? चलो एक सेंटेंस और चेक करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे अगर मैं कहूँ द डोनर विशेज टू रिमेन अनोनिमस। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने? द डोनर, जो डोनर होते हैं, जो चीज़ें डोनेट करते हैं, वो जनरली विश करते हैं। क्या विश करते हैं? कि उन्हें रखा जाए, रिमेन यानी रखना, क्या रखा जाए? अनोनिमस। जनरली जो डोनर होते हैं वो विश करते हैं कि भाई हमने इस चीज़ को डोनेट कर दिया, पर हम नहीं चाहते कि हमारा नाम सब जगह आए, तो डोनर क्या विश करते हैं? कि उन्हें रखा जाए, क्या रखा जाए? अनोनिमस, मतलब उन्हें गुमनाम रखा जाए। क्लियर हुई चीज़? तो यही रीज़न है। अब मैं आपको वर्ड को सिर्फ मीनिंग बता के छोड़ूंगा तो मज़ा नहीं आता, वो आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। पर मैं चाहता हूँ जो वर्ड्स मैंने बताए आपको, वो आपके एग्जाम के बाद भी आपको याद रहे, कहीं दिखे तो आप किसी को समझा भी सको। क्लियर हुई चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपका भी एक छोटा सा काम है, इसको चाहे होमवर्क समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम क्लास में भी देते थे, जो वर्ड्स मैं आपको करा रहा हूँ, इन वर्ड्स को आपको 1 से 2 बार लर्न करना है, पहला काम। दूसरा काम, इन वर्ड से रिलेटेड आपको भी सर्च करने हैं 1 से 2 सेंटेंस। आपको खुद अपने आप सेंटेंस बनाने, 1-2 सेंटेंस आप खुद मेक करोगे और उनके अंदर इन वर्ड्स को यूज़ करोगे। अब सर हम यूज़ तो कर देंगे, बना तो देंगे, पर अगर उसमें कुछ गलती हुई तो वो आपके धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। धीरे धीरे आपके लाइव डाउट क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आप जो सेंटेंसेस बनाओगे वो आप हमें भेज सकते हो, तो उनको हम देखेंगे कि उसमें क्या गलती है क्या सही, फिर हम आपको उसको सॉल्यूशन बताएंगे। इसका रीज़न क्या है? आप लिंक होने लग जाओगे, आप वर्ड्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ जब तक आप जुड़ने नहीं लगोगे तब तक मज़ा नहीं आता। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? अपैथी। देखो अपैथी का मतलब क्या होता है? जिसको हम कह सकते हैं लैक ऑफ इमोशन या फिर इम्पैसिवनेस। क्या कह सकते हैं? इम्पैसिवनेस या लैक ऑफ इमोशन। जब इमोशन की, फीलिंग्स की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपैथी। अगर किसी पर्सन के अंदर फीलिंग्स की कमी है, वो किसी भी चीज़ को लेके अपनी कोई चिंता नहीं दिखाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड अपैथी। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड भी एक सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि लैक ऑफ इमोशन का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं आपके लिए एक अच्छा सा सेंटेंस लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं? देयर इज अ, या फिर ऐसे लिखते हैं, चलो, पीपल हैव शोन अ सरप्राइजिंग apathy towards the social issues। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने? पीपल हैव शोन, पीपल जनरली दिखाते हैं, दिखा रहे हैं, सरप्राइजिंग, सबको सरप्राइज कर देने वाली अपैथी, मतलब इमोशनलेस चीज। किसके लिए? टूवर्ड्स दी सोशल इश्यूज, जो कि सामाजिक या नैतिक हम कह सकते हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, जो इश्यूज चल रहे हैं, उनकी तरफ कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्या दिखा रहे हैं? इमोशनलेस चीज़ें। मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है चीज़ों से, कि अगर प्रॉब्लम चल रही है तो चलती रहे। तो एक ऐसी सरप्राइज कर देने वाली इमोशनलेस चीज़ें अगर दिखा रहे हैं तो उसके लिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया? अपैथी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका अट्रोपी। अट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझो क्या है। अट्रोपी जनरली हमारे बॉडी से रिलेटेड वर्ड है। क्या चीज़ है? देखो अट्रोपी का मतलब होता है आपका, इसको हम कह सकते हैं
लैक ऑफ यूज किस चीज का, हमारे बॉडी मसल्स का। अच्छा ये एक काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा अच्छा लिखता हूं मैं। इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ बॉडी मसल। हाँ भाई क्या लिखा है मैंने, ग्रेजुअल लॉस ऑफ बॉडी मसल। हमारी जो बॉडी की मसल्स है उनका धीरे धीरे घटते जाना, मतलब धीरे धीरे उनका घटना या कम होना किसकी वजह से, ड्यू टू या तो कोई डिजीज की वजह से या फिर हम कह सकते हैं उसके लैक ऑफ यूज की वजह से। अगर हम बॉडी मसल्स का यूज, किसी भी बॉडी के किसी पार्ट की मसल को बहुत कम यूज कर रहे हैं, या दूसरी चीज हम कह सकते हैं उसमें कोई डिजीज हो गई है, उसकी वजह से उस मसल्स में, उस मांसपेशियों में धीरे धीरे गिरावट आ जाती है। उस गिरावट आने को हम क्या कहते हैं, अट्रोपी। क्लियर। तो हमारे बॉडी की मसल्स के अंदर ग्रेजुअली धीरे धीरे लॉस होने लग जाता है, कमी आने लग जाती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, अट्रोपी। ठीक है। चलिए जैसे मैं एक सेंटेंस बताता हूं, अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं तो द डॉक्टर is concerned about, चिंतित है किसको लेके, about the possible atrophy of किसकी, शोल्डर मसल की, ऑफ शोल्डर मसल्स। ठीक है। क्या चीज लिखी है मैंने, समझो। द डॉक्टर इज कंसर्न, डॉक्टर चिंतित है किसको लेके, अबाउट दी, किस चीज को, पॉसिबल अट्रोपी, मतलब अबाउट द पॉसिबल अट्रोपी ऑफ द शोल्डर मसल। डॉक्टर बहुत ज़्यादा चिंतित है इस चीज़ को लेके कि जो शोल्डर की मसल्स है उसके अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली लॉस हो सकता है। कितने पॉसिबल लॉस हो सकते हैं कि हो सकता है वो काफ़ी हद तक मसल्स गिर जाए। तो इस चीज़ के लिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया है, शोल्डर। ठीक है। हाँ क्या लिखा है हमने, पॉसिबल अट्रोपी ऑफ द शोल्डर मसल्स। तो शोल्डर की मसल्स में कितनी पॉसिबल अट्रोपी, गिरावट आ सकती है, उस चीज़ के लिए हमने क्या यूज़ किया है, वर्ड अट्रोपी। क्लियर। तो देखो सेंटेंस का यूज़ करने का ये बेनिफिट होता है, और मैंने आपको कहा है जितने वर्ड्स मैं बता रहा हूँ उनके ऊपर घर जाके खुद भी 1 से 2 सेंटेंस बनाओ, तब आप उनको लिंक कर पाओगे। चलिए बात करते हैं हम, एक लास्ट वर्ड आता है आपका, क्या आता है आपका लास्ट वर्ड, अमोरफोर्स। क्या होता है भाई आपका अमोरफोर्स, ये भी आपका पहली बात OUS एंडिंग है, तो अपने आप में क्या है ये, एडजेक्टिव। धीरे धीरे आपको ये चीज़ याद भी होने लगेगी, OUS एंड में है तो ये क्या अपने आप में एडजेक्टिव। देखो अमोरफोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ जब अपने आप में वो क्या है, शेपलेस है, या मैं कह सकता हूँ फॉर्मलेस है, या मैं कह सकता हूँ अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। क्या चीज़ कही है मैंने, कोई चीज़ जो अपने आप में एक प्रॉपर शेप में नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड जो चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं, अमोरफोर्स। तो ए का मतलब यहाँ विदाउट का सेंस आ गया, जो चीज़ शेप में नहीं है उसे हम कहते हैं अमोरफोर्स। ठीक है। मतलब जब किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, वो अपने शेप से बिगड़ी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अमोरफोर्स। चलो इसको समझने के लिए एक अच्छा सेंटेंस लिखता हूँ मैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं, amorphous lumps of clay, amorphous lumps of clay magically transformed into works of art। हाँ भाई क्या लिखा है मैंने, समझो जरा। अमोरफोर्स लम्प्स ऑफ क्ले, अमोरफोर्स यानी बिल्कुल अजीब से शेप के, लम्प्स देखो एक अच्छा वर्ड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, पहले इसको समझते हैं हम। देखो ये लम्प्स जो वर्ड है इसके 2 मीनिंग निकल के आते हैं। अब याद हो तो कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था होमोफोन्स, होमोनिम्स, पैरोनिम्स। तो उसके अंदर आपके जो पैरोनिम्स आया था, होमोनिम्स आया था और होमोफोन्स आया था, उसमें होमोनिम्स एक चीज़ थी जिसमें मैंने क्या बताया था, होमोनिम्स एक ही वर्ड, साउंड भी सेम,
सब कुछ सेम, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम, पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या होते हैं, अलग अलग। वही चीज़ आपका लम्स है। देखो लम्स का एक मीनिंग तो होता है स्मॉल पार्ट्स, क्या होते हैं, स्मॉल पार्ट्स। एक इसका मतलब होता है स्वेलिंग पार्ट ऑफ बॉडी, स्वेलिंग पार्ट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का कोई स्वेलिंग पार्ट है जिस पर सूजन आई हुई है, उसे भी हम लम्स कहते हैं। दूसरा लम्स का एक मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ इसका मतलब क्या आ रहा है, जब क्ले की बात कर रहा हूँ, मिट्टी की, तो डेफिनेटली किसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल पार्ट्स की। क्या कह रहा हूँ मैं, अमोरफोस लम्स ऑफ क्ले, मतलब मिट्टी के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े जो कि शेप में नहीं है। मैजिकली ट्रांसफॉर्म्ड, उनको मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, किस में, इनटू द वर्क्स ऑफ आर्ट। होता है ना, मिट्टी के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, उनको एक मटके का शेप दे देते हैं, या उनको मैजिकली कई सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, फ्रेम बना देते हैं उनके कई सारे। तो क्या चीज़ हो गई कि जो अमोरफोस मतलब जो शेपलेस अनस्ट्रक्चर्ड टुकड़े थे छोटे छोटे, उनको ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया, एक वर्क्स ऑफ आर्ट में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने आज कौन कौन से वर्ड सिखाए हैं, और उनके अंदर भी जो वर्ड्स आए उनको मैंने साथ साथ आपको सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर उससे पहले आपको एक चीज़ वापस मैं दोहरा रहा हूँ, अपने साथ एक कॉपी आज से रखना स्टार्ट करिए, एक पेन रखिए। जो वर्ड्स मैं डेली लिखा रहा हूँ, हालांकि आपको इनकी PDF मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो वर्ड्स मैं लिखाता हूँ वो डेली खुद से वर्ड अपने कॉपी में लिखिए। उनके आगे जो मैं सेंटेंस लिखा रहा हूँ वो लिखिए, 1 से 2 लाइन का गैप भी दीजिए, ताकि उनके अंदर आप खुद से 1 से 2 सेंटेंस बनाएं। ठीक है, इस तरह आप डेली रूटीन में जब पढ़ोगे तो आपके एग्जाम आते आते आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ बाद आपके पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन होगा, जिसके अंदर बहुत सारे रूट वर्ड्स, आपके जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में आगे कराऊंगा, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी आपके 70 के अप्रॉक्स है, जो 70 × 2 हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो उनको हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच।